सिर्फ ये पीएम उदय का फार्म भरने वाला वीडियो मत देखो, कुछ नहीं होने वाला। फिर से गलती मत करो। गलती हुई जब दिल्ली बस रही थी, तब ये एजेंसियां कहां थी? इलीगल प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रियां कैसे हो? इतने सारे लोग अब बेघर हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, या अभी होंगे, बहुत लोग होंगे। गलत जीपीए, गलत रजिस्ट्री, गलत सीडी लिए भाग रहे हो, ऐसे ही गलत फॉर्म भर के भागोगे। तो आपसे कोई लाल किला की भी रजिस्ट्री करवाए तो आप तो कर दोगे, आपको स्टाम्प ड्यूटी चाहिए बस। वही रजिस्ट्री कराने से आपका जो प्लॉट है, घर है, वो रेगुलराइज भी हो गया। स्वागम पोर्टल क्यों आया, इसकी जरूरत क्या पड़ी, कैसे काम करता है, एमसीडी के थ्रू अप्रूव आर्किटेक्ट और इंजीनियर कैसे बुक करने हैं, मालिकाना हक, रजिस्ट्री, जीपीए, सीडी या रेगुलराइजेशन में क्या अंतर है। ये एक्सटेंशन के जो वायर हैं, इलेक्ट्रिक वायर जो हैं, उसके नीचे भी घर बने हुए हैं। अगर किसी का ज्यादा है तो वो तो फार्म में बुक होगा और फिर 3 गुना पेनल्टी लगेगी। ये तो 10 रुपए स्क्वायर फीट तो सबको ही देना है। दूसरी एक और फीस है, यह नॉन रिफंडेबल प्रोफेशनल फी। जीपीए, नकली दस्तावेज, फार रूल, वाइड रोड रूल, इसके बारे में आपने यूट्यूब पे बहुत सुना होगा, लेकिन इससे बचने के सही तरीके और टिप्स आज मैं आपको दूंगा। अगर आपका घर दिल्ली के किसी अनऑथराइज कॉलोनी में है और आप चाहते हैं कि उसे लीगल करा लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आर के चौधरी और आप देख रहे हैं द लीगल टुडे। सबसे पहले सभी व्यूवर्स का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो आप लोगों ने प्यार हमारी पिछली वीडियो को दिया है, जितना आपने दिल से उसे सराहा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और एक प्रॉमिस तो मैं आपसे अभी भी करता हूं कि हर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू मैं जरूर ऐड कर सकूं। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा स्वागम पोर्टल के बारे में। स्वागम पोर्टल क्यों आया, इसकी जरूरत क्या पड़ी, कैसे काम करता है, इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि एमसीडी के थ्रू अप्रूव इंजीनियर कैसे बुक करने हैं, इनकी क्या जरूरत है, मालिकाना हक, रजिस्ट्री, जीपीए, सीडी या रेगुलराइजेशन में क्या अंतर है, फर्क क्या है इसमें, क्या ये दोनों सेम है, क्या रजिस्ट्री कराने से आपकी जो जमीन है, आपका जो प्लॉट है, घर है, वो रेगुलराइज भी हो गया, इस वीडियो में समझेंगे। सरकार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इलीगल प्रॉपर्टी की भी बिना जांच किए रजिस्ट्री क्यों कर देती है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आम पब्लिक को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जीपीए, नकली दस्तावेज, फार रूल, वाइड रोड रूल, इसके बारे में आपने यूट्यूब पे बहुत सुना होगा, लेकिन इससे बचने के सही तरीके और टिप्स आज मैं आपको दूंगा। तो हम बात करते हैं पीएम उदय स्कीम में ऐसी क्या खामियां रहीं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने स्वागम पोर्टल को एमसीडी के थ्रू इंट्रोड्यूस किया। इस पे हल्का सा मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा और आप बिल्कुल रिलेट करेंगे, सारे दिल्ली वाले मेरी बातों से एकदम सहमति देंगे। पीएम उदय स्कीम में कुछ खामियां थी जिसकी वजह से सरकार ने एमसीडी के थ्रू स्वागम पोर्टल लॉन्च किया। उन खामियों को खत्म करने के लिए जो भी पीएम उदय पे रजिस्ट्रियां दी जा रही थी, वो कुछ ऐसे एरियो में दी जा रही थी जहां पे कुछ यमुना का एरिया था, फ्लड एरिया था, कुछ पब्लिक प्रॉपर्टीज थी, कुछ एनजीटी के जहां पे रूल नॉर्म्स अलाउ नहीं करते, कुछ वो एरिया थे, एयरपोर्ट्स के आसपास के एरिया थे जहां एविएशन रूल लगता है। तो डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में बताया, मैं डिटेल में नहीं जाते हुए मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको। तो हुआ क्या, पीएम उदय ने सबकी रजिस्ट्रियां कर दी, लेकिन गलती कहां हुई? जब गलती हुई जब दिल्ली बस रही थी, तब ये एजेंसियां कहां थी? जो आज एमसीडी के ऑफिसर, जो इंजीनियर हैं, जो बिल्डिंग बना रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एमसीडी तब कहां थी जब दिल्ली बस रही थी? और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो रजिस्ट्री कर रहा है, ये कहां था? और इलीगल प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रियां कैसे हो गई, क्यों हुई? जो 1511 कॉलोनी जो पास की है इन लोगों ने, ऐसा तो नहीं कि पूरी कॉलोनी पास कर दी,
उसमें कुछ एरिया इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट की लैंड होगी, कोई एनजीटी की लैंड होगी, कोई सरकारी जमीन होगी, तो वो ये निकालेंगे, उस लैंड को रेगुलराइज नहीं करेंगे। अब आप समझो, जो नाले के किनारे, दिल्ली में कितने सारे नाले हैं, उनके किनारे इतनी सारी लैंड पे कॉलोनीज बस चुकी हैं। जब वो कट रही थी तब ये कहां थे? एमसीडी कहां थी? बाकी की अथॉरिटियां कहां थी? अब जब तुम उनको रेगुलराइज नहीं करोगे तो वो सालों से बैठे हैं, वो कहां जाएंगे? ये सोचने का विषय है। एक आपने देखा होगा, हाई एक्सटेंशन जो हमारे दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक वाले, इनके नीचे, मोटी मोटी तारों के नीचे जिसमें करंट इतना ज्यादा है, उनके नीचे घर तक बन चुके हैं। उसके लिए भी एक अलग से लॉ है। अब वो लॉ इनके आड़े आएगा, जो घर बने हुए उन्हें रेगुलराइज नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो पब्लिक कहां जाएगी? और जब घर बन रहे थे, जब पुलिस आती थी कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, एमसीडी वाले आते थे, तो फिर वो क्या ऐसा करते थे जिसकी वजह से वो घर बनते रहते थे या बन जाते थे? ये सोचने का विषय है। आज की डेट में वो लोग परेशान होंगे, जो एमसीडी है, पुलिस है, वो तो अपना काम करके चली गई। इसीलिए आप लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं फ्यूचर के लिए, कोई भी काम ऐसा ना करें जो लीगल ना हो, क्योंकि देर से ही सही आपको परेशानी जरूर होगी। इसे आप ऐसे समझो कि हम एक छोटे से घाव को ध्यान नहीं देते, वो बड़ा होता रहता है, होता रहता है, और फिर एक दिन उस अंग को काटना पड़ता है, वो पूरे अंग को गला देता है। इसीलिए आप कोई भी लीगल मिस्टेक ना करें, आप उसको अवॉइड ना करें, वो अंदर अंदर बहुत बड़ा होके एक दिन आपको बहुत बड़ा डेंट देगा। लीगली अवेयर रहें और कानून को अच्छे से समझें। कहीं पे भी जमीन खरीदने से पहले उसकी इंक्वायरी करें, ढंग से देखें, किसी जानकार की सलाह लें जिनको नॉलेज हो। ऐसे जल्दबाजी में कोई भी प्लॉट, कोई भी घर, जमीन में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जमीनें इतनी महंगी हो चुकी हैं, खासतौर पे हमारी दिल्ली के अंदर, और फिर सालों बाद पता लगता है कि किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई, कोई तोड़फोड़ हो गई, तो बहुत दुख की बात है। अब इन शॉर्ट आप समझ ही गए कि एमसीडी ने ये पोर्टल स्वागम क्यों लॉन्च किया। अब बात करते हैं कि सरकार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो आंख बंद करके रजिस्ट्री इलीगल प्रॉपर्टी की क्यों करता है। कितने सारे मामले हैं जहां पे बाद में रजिस्ट्रियां खारिज हो जाती हैं। तो सरकार कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं ला रही, या पहले क्यों नहीं लाई, जो इतने सारे लोग अब बेघर हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, या अभी होंगे, बहुत लोग होंगे, तो वहां पे किसकी गलती, किसकी गलती थी, किसकी गलती रही? आम पब्लिक की गलती क्या है? वो तो जाके जनरली प्लॉट खरीदते हैं और वहां लैंड माफिया उन्हें तरह तरह के सपने दिखाते हैं कि इसके इतने रेट हो जाएंगे, ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल लीगल है, एमसीडी से अप्रूव्ड है, सब जगह इसका नाम आ चुका है। इतनी बातें बताते हैं कि आम पब्लिक तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाती है और वो डिसीजन ले नहीं पाते, फिर जाके किसी इलीगल प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक ऐसे प्लॉट में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। लोग सोचते हैं रजिस्ट्री हो गई तो हमारा तो पक्का काम हो गया। पहले जांच करें कि ये जो रजिस्ट्री करा रहा है, ये इसका कैसे ओनर है, इसकी टाइटल क्लियर है कि नहीं है, ये प्रॉपर्टी क्या सच में लीगल है। अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई रजिस्ट्री कर रहे हैं तो ये पहले से सरकार को ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि वहां जो भी अथॉरिटीज हैं, डीडीए है, एमसीडी है, और भी जितनी तरह की भी अथॉरिटीज हैं, क्या उनसे क्लियरेंस ली गई है? अगर नहीं ली गई तो रजिस्ट्री पहले ही मत करो ना। पहले आप रजिस्ट्री कर देते हो, फिर पब्लिक पैसा भर देती है, और फिर बाद में आप कहते हो कि रजिस्ट्री कोर्ट कैंसिल कर रहा है। तो क्या आप सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी वसूलने के लिए बैठे हो? सरकार को कोई ऐसा मैकेनिज्म पहले ही लाना चाहिए था, जब दिल्ली में डेवलपमेंट हो रही थी, प्लॉट बिक रहे थे, दिल्ली बहुत तेजी से ऑक्युपाई हो रही थी, तब तो कोई रूल लाया नहीं। आज भी आप देखिए,
तभी आप रजिस्ट्री कराने जाएं, बस वो उठा के कर देते हैं। बाद में पता लगता है कि ये जमीन तो इल्लीगल है। फिर जिसने अपनी जिंदगी की सारी कमाई उसमें लगाई वो क्या करे? आप तो स्टाम्प ड्यूटी सरकारी खजाने में जमा करने में लगे हुए हो। और सरकार ही नहीं, वो जो सीट पे बैठे सब रजिस्ट्रार हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, वहां कम भ्रष्टाचार मत समझो आप, वहां भ्रष्टाचार दुनिया भर का है। सीबीआई की रेड होती है, कहीं ना कहीं कभी सब रजिस्ट्रार अरेस्ट हो रहा है, उनके पास कैश बरामद होता है। हमारे वकील भाई कई बार रेड कराते हैं, कईयों को पकड़वाते हैं। ये चीजें सब मिली भगत से चलती हैं, लेकिन नुकसान सीधे तौर पे आम पब्लिक का हो जाता है, जिस बेचारे को कुछ भी नहीं पता होता। अब बात करते हैं, क्या रजिस्ट्री मिलने से, जीपीए मिलने से मालिकाना हक जो है लीगल भी है? जीपीए, रजिस्ट्री या सीडी, ये सब आपके पास है, तो क्या आपके पास मालिकाना हक है, तो क्या वो पूरी तरह से वो मालिकाना हक आप यूज कर पा रहे हैं? इसके बीच में बहुत बारीक सी लाइन है, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीदा और आपने उस पे घर बना लिया, लेकिन वो प्लॉट जब आपने खरीदा तो वो जमीन खेती की थी जिस पे प्लॉट काटा गया था। अब उसका लैंड यूज चेंज नहीं किया गया जिससे कि वो रेजिडेंशियल लैंड बन सके, तो फिर आपको नुकसान क्या होगा? रजिस्ट्री तो आपके पास है, या जीपीए आपके पास है, या विल आपके पास है जो रजिस्टर्ड भी है, ये भी मान लेते हैं। लेकिन जब कॉलोनी रेगुलराइज होगी वो अलग चीज है। रेगुलराइज का मतलब क्या है? कि जो कॉलोनी है वो ठीक ढंग से बनी है, एमसीडी के रूल के हिसाब से बनी है, हमारी दिल्ली वाले जो 2021 का जो मास्टर प्लान है उसके हिसाब से बना है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। जो कि सिर्फ रजिस्ट्री होने से ये सारी चीजें तो पूरी नहीं होती। लेकिन आप लोग क्या समझते हो, रजिस्ट्री हो गई तो ये सब कुछ हो गया। यहीं पे आप गलती करते हो। आपको उस प्रॉपर्टी का लैंड यूज भी देखना है, सारी चीज देख के रजिस्ट्री करानी है। पहले ये सारी चीजें देखो, आप पहले रजिस्ट्री कराते हो, फिर इन सारी चीजों में झमेले में फंसते हो, या पहले जीपीए कराते हो, या पहले विल कराते हो, फिर आप इन सब चीजों के झमेले में फंसते हो। यही गलती हो रही है और गवर्नमेंट को अब यह गलती समझ में आया है, इसीलिए ये स्वागम पोर्टल आया है, एमसीडी का ये रूल आया है। जो ये गलतियां पहले नहीं सुधारी गई, अब ये क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये कॉलोनी रेगुलराइज करने के लायक है कि नहीं है, तभी उसको रजिस्टर्ड करेंगे, तभी उसको ऑथराइजेशन स्लिप देंगे, तभी उसकी सीडी करेंगे। अब आप कहीं भी जमीन खरीदते हैं तो किसी वेल नो जो अच्छा जानकार हो प्रॉपर्टी का उसको लेके जाएं, ताकि वो आपको ये बता सके कि ये प्रॉपर्टी फ्यूचर में आपके लिए अच्छी साबित होगी, ना कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब मैं समराइज करता हूं किन किन लॉ को ध्यान में रखेगा, आप ध्यान से समझना। सिर्फ ये पीएम उदय का फॉर्म भरने वाला वीडियो मत देखो, कुछ नहीं होने वाला, फिर से गलती मत करो। फॉर्म तो आपका कोई भी भर देगा, आप खुद भी भर लोगे। पहले भी बिना सोचे समझे जीपीए ले ली, विल ले लिए, रजिस्ट्री करा ली, अब भाग रहे हैं उल्टी दिशा में। तो अब ध्यान से सुनो, पहले जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर्म भरने वाले वीडियो के पीछे मत भागो, उसका भी सही तरीका मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन पहले आपको यह समझना है कि वो फॉर्म सही से भरा जाए, वरना जैसे गलत जीपीए, गलत रजिस्ट्री, गलत सीडी लिए भाग रहे हो, ऐसे ही गलत फॉर्म भर के भागोगे। तो अभी ध्यान से सुनो आप लोग, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। अब मैं समराइज कर रहा हूं, ये 4 लॉ समझ लो फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपका फॉर्म गलत तरीके से रिजेक्ट ना हो। वो जरूरी है, फॉर्म भरना जरूरी नहीं है, उसके लिए अभी बहुत टाइम पड़ा आपके पास, कोई नहीं आ रहा आपको पुश करने के लिए। तो अब आप ध्यान से सुनो, ज्यादा जल्दबाजी करोगे, ज्यादा जल्दबाजी पीएम उदय में जिन्होंने सीडी कराई क्या हुआ, कैंसिल हो रही है ना। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं एज एन एडवोकेट, जो गलतियां जो आप लोग कर रहे हो वो मत करो आप लोग।
पहले आप समझो, स्वागम पोर्टल पे आपको फॉर्म भरने से पहले किन किन लॉज का ध्यान रखना है। पीएम उदय स्कीम जो फेल हुई थी, जो कमियां थी, सिर्फ उन कमियों को ही स्वागम पोर्टल पूरा कर रहा है। समझ गए आप? तो रूल पीएम उदय के ही इस पे चलेंगे। पहला लो तो उसका ही चलेगा, ठीक है। दूसरा लो, दिल्ली का मास्टर प्लान 2021, उसमें जो भी रूल्स लिखे गए हैं घर बनाने के लिए या कॉलोनी रेगुलराइज करने के लिए, वो सारे रूल बाइंडिंग है। आप फॉर्म भर दोगे, रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा है यूबीबीएल, यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज, ये भी बाइंडिंग है। देखिए, यही रूल आपको बताता है हाइट कितनी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एफएआर कितना होना चाहिए, पार्किंग कैसे बनेगी, यही रूल बताता है, जिसके बारे में कोई आपको नहीं बता रहा। यूबीबीएल के कंप्लायंस को स्वागम पोर्टल खुद ही मैंडेटरी बताता है, तो आप इसका ध्यान रखें। लास्ट चीज है एमसीडी की एसओपी। एसओपी एमसीडी ने इतने दिन से वेबसाइट पे डाली हुई है, कोई उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहा। फी कोई नहीं बता रहा कितनी क्या कैसे लगेगी, स्ट्रक्चर फी जो है वो क्या है, वो सब कुछ ध्यान से जब देखोगे आप तो उसमें लिखा हुआ है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब स्वागम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं, जहां पे मैं आपको पीएम उदय के जो रिलेवेंट जो चीजें हैं वो दिखाऊंगा और बताऊंगा। दूसरा, यूबीबीएल के जो रूल हैं, जो बाइलॉज हैं, जैसे कि फायर के हैं, सेफ्टी के हैं, हाइट के हैं, एफएआर रूल है, वो सारे मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। और एसओपी, जिसमें कि जहां पे कितना चार्ज लगेगा कितने एरिया पे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको सबसे पहले देखनी है और समझनी है, उसके बाद फॉर्म भरना है। अब देखिए, एमसीडी के आर्किटेक्ट का क्या काम है। जो आपकी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो है, उसको वो टेक्निकल अप्रूवल देगा कि ये ठीक बनी हुई है। समझ गए आप लोग? और वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, और गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जब वो सर्टिफिकेट इशू करे तो रिश्वत ना ले। कोशिश तो जरूर की गई है, चाहे हो या ना हो, कि इन पे शिकंजा कसा रहे ताकि रिश्वतखोरी की कोशिश ना हो। गवर्नमेंट ने ऐसी कोशिश जरूर की है, क्योंकि मिस डिक्लेरेशन और मिस प्रिपरेशन एक क्लॉज डाला गया है कि अगर बाद में कोई ऐसी चीज निकलती है तो इसमें इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब आपका इंजीनियर क्या करता है? इंजीनियर क्या करता है, वो ड्रेन सिस्टम देखेगा, प्रॉपर पानी निकलने की जगह है कि नहीं है, सैनिटरी वगैरह ठीक है, ढंग से सारी चीजें बनी हुई हैं। यूबीबीएल 2016 के रूल जो मैं अभी पीछे बता रहा था कि इसके कानून बाइंडिंग है इसके ऊपर, वो रूल फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इंजीनियर मोटे तौर पे देखता है सैनिटरी, वाटर सिस्टम, ड्रेन सिस्टम ये सही ढंग से काम कर रहे हैं, सही ढंग से बने हुए हैं कि नहीं, ये देखना इंजीनियर का काम है। और फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और इन दोनों के द्वारा जो आपको अप्रूवल मिलेंगे उनको संभाल के रखें। कल को फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी निकलती है तो इनके खिलाफ सिविल क्रिमिनल दोनों कंप्लेन की जा सके, इन्हें बुक किया जा सके। ये ध्यान रखें, आप बहुत संभाल के रखें। और अगर आप कोई ऐसे बनवा लेते हो जो एमसीडी से अप्रूव्ड नहीं है, या कोई गलत तरीके से आप कोई रिपोर्ट उस पर लगा देते हो एमसीडी के पोर्टल पे, तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी और फिर वो स्क्रूटनी में भी जाएगी और आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी होगी। तो इन चीजों से बचना आप लोग। एजेंट बहुत मिलेंगे जो कहेंगे हम ये करा देंगे वो करा देंगे, बेमतलब पहले ही फंसे पड़े हो, और इन चीजों में मत फंस जाना। अब ओनरशिप चैन की बात करते हैं, कुछ मैंने नोट किए हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट और जीपीए रिलेटेड, ये तीनों को मिला के मैं इसी में बता रहा हूं आप लोगों को, आप ध्यान से सुनना। देखिए, कन्वेंस डीड, ऑथराइजेशन स्लिप पीएम उदय से, ठीक है। सेल डीड, रजिस्टर्ड डीड, पोजीशन लेटर, एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, लेटेस्ट जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, इलेक्ट्रिक बिल आपके नाम से होना चाहिए,
तभी पता लगेगा ना कि घर बना हुआ भी था पहले। प्रॉपर्टी टैक्स या मोटेशन रिसिप्ट हो, एक चीज ध्यान रखना, आप चैन जो है वो सीरियल नंबर से आप अपलोड करना, उसको सीक्वेंस को आप फॉलो करना, सीरियल नंबर से होना चाहिए सब। उसकी वजह से भी रिजेक्शन आएंगे। बेशक से वो बाद में फिर आपका प्रोसेस लंबा होगा, तो आप शुरू में ही ध्यान रख लोगे तो उससे बचे रहोगे। अब आते हैं सपोर्टिंग एविडेंस में क्या क्या आप लगाएं जिससे आपका जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग। प्रॉपर्टी की फोटो लगाएं, फ्रंट से, साइड से, बैक से, जितनी पॉसिबल हो सके लगा दें। अगर किसी का घर है तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, साइड में जितना भी एरिया विजिबल है आप लगा दें। प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं आप, रिकॉर्ड है उसका पूरा। अगर आपने सीडी ले रखी है तो वो तो आप लगा ही सकते हैं। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पता नहीं वो एसओपी कोई पढ़ क्यों नहीं रहा। मैं तो देख रहा हूं किसी वीडियो में इस बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात डीपली हो ही नहीं रही। परमिट फीस क्या है? परमिट फीस 10 रुपए स्क्वायर फीट है और ये मैंडेटरी है। अगर किसी का ज्यादा है तो वो तो फार्म में बुक होगा और फिर 3 गुना पेनल्टी लगेगी। ये तो 10 रुपए स्क्वायर फीट तो सबको ही देना है। दूसरी एक और फीस है, यह है नॉन रिफंडेबल प्रोफेशनल फी, ये रिफंड भी नहीं होगी। अब ये देखते हैं कि ये फी ये कितना रखते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अप्रूवल कैसे कैसे होगा। देखो, जेई को रखा गया है फर्स्ट स्टेज में, जूनियर इंजीनियर जो होता है उसको फर्स्ट स्टेज में रखा गया है। वो क्या करेगा? डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, डेफिशिएंसी राइज करेगा, कोई आधे अधूरे पेपर हैं तो उनको मार्क करेगा। ये सारी छोटे मोटे काम वो करके वहीं पे एप्लीकेशन को रोक देगा, ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस आगे सुचारू रूप से बढ़ सके। दूसरा स्टेज इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्टेज है एई का, असिस्टेंट इंजीनियर। ये क्या करेगा? ये कंप्लाइंस चेक करेगा, एफआरए कैलकुलेट करेगा, ढंग से उसका बिल बनाएगा आपका कि इतना पैसा आप दो अब। और जितने भी मैंने 3-4 लॉ बताए वो सारे कंप्लाइंस पूरी तरह से आपके एप्लीकेशन में लागू हुए हैं, माने गए हैं आपके थ्रू के नहीं, ये सब यही चेक करेगा एई। तीसरा स्टेज है ईई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अब देखिए 10 रुपए स्क्वायर फीट कब देना है, ये भी थोड़ा सा एक सवाल बनता है, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। जब आपकी एप्लीकेशन जेई, एई और ईई और एससी के थ्रू पूरे प्रोसेस को पार कर लेगी तो फिर ये कैलकुलेट करेंगे और एक चलान जनरेट करेंगे 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। जो आपका बिल्डअप एरिया होगा उसके हिसाब से 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से एक चलान जनरेट करेगा सिस्टम, और फिर वो आपको पे करने के लिए कहा जाएगा। और अगर उसमें एक्स्ट्रा कुछ बना हुआ है तो एफआर लगेगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। फिर आपको 3 गुना पेनल्टी अलग से देनी होगी, उसका भी चालान ये जनरेट कर देंगे। अब ये फी कैसे देनी होगी? एमसीडी के पोर्टल पे ऑनलाइन जमा हो जाएगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, जैसे मर्जी आप जमा कर सकते। किसी ने फी नहीं दिया तो वो फाइल पेंडिंग फी पेमेंट स्टेज पे अटकी रहेगी। अब स्वागम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे स्वागम पोर्टल की एमसीडी की होम स्क्रीन है। अब यहाँ पे देखो, दो चीज़ें बड़े ध्यान से देखना। जल्दी जल्दी में फॉर्म की कोई वीडियो देख लेते हो, भर देते हो, फिर रिजेक्शन होती है। तो पहले ध्यान से चीज़ों को समझो। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ तो ये पॉलिसी चली जाएगी, आपका फिर क्या होगा, ये सालों चलेगी अभी। तो इतनी सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। गलत नहीं भरना, बस चाहे लेट भरना है, आराम से भरना है, सही भरना है। अभी देखो, बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे क्लिक होके आता है, ठीक है, रेगुलराइजेशन अंडर पीएम उदय कॉलोनीज़, और इसी की गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन ये यहाँ लिखी हुई है। और दूसरी पढ़नी है तो आप यहाँ क्लिक कर लो, रेगुलराइजेशन फॉर नॉन पीएम उदय कॉलोनीज़, ठीक है। ये एक सिंपल सा छोटा सा है, वो मैंने बताया आपको। यहाँ पे डालना है आपको मोबाइल नंबर और गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, उसके बाद ओटीपी डालो, कैप्चा डालो और लॉगिन बटन दबा दो, ठीक है। आप दूसरे पेज पे पहुंच जाओगे। दूसरा पेज स्टेप वाइज 1 2 3 ये दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ अपना नाम डाल दो, ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा। यहाँ सिंपल मोबाइल नंबर डालो और ये पासवर्ड आप चूज़ करके डाल दो। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो ये ओटीपी मांगेगा आपसे, मोबाइल नंबर का भी और ईमेल एड्रेस का भी, ठीक है। और जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप जब
मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। इस पेज पे सबसे पहले ये बोलेगा आप अपनी प्रोफाइल ऐड करो। अब इसमें प्रोफाइल में देखो क्या क्या है। जब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये बता रहा है, ठीक है, एक्ट है, सिटीजन है, एनपेलेंट एडवोकेट हैं, एम्प्लॉई है, एडमिनिस्ट्रेशन है और सीनियर, ये पूरा नहीं लिखा आ रहा इसमें, आई थिंक सीनियर सिटीजन या कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो आप सिटीजन पे क्लिक करो और इसको सबमिट करो। आपका नाम आ जाएगा, लॉगिन आईडी आ जाएगी, ईमेल एड्रेस आ जाएगा और मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद आप कर देंगे नेक्स्ट। फिर ये कहता है फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका फादर्स नेम है वो डालो। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। फिर ये आपसे आपका एड्रेस मांगता है, जो भी आपका एड्रेस हो वो आप भरें। फिर ये आपसे स्टेट पूछता है, अब यहाँ पे आपको अपना स्टेट भरना है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट पूछता है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है। उसके बाद ये आपसे पिन कोड पूछता है फाइनली, और आपको फाइनली अपना पिन कोड इसमें डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसा देख सकते हैं आप, आधार कार्ड आपको यहाँ से क्लिक करके जो भी आधार कार्ड का एक्सेस है, जहाँ भी आपने आधार कार्ड रखा हुआ है, सिलेक्ट करके अपलोड कर दें। ऐसे ही ये पैन कार्ड पे भी सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है। ऐसे ही पैन कार्ड अपलोड कर लेना। ये दो चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, किसी को करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सबमिट, और ये सबमिट हो चुका है, सबमिटेड लिखा आ चुका है, देखो यहाँ पे। और जैसे ही आप आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करेंगे उसके बाद लॉगिन करें और फिर ये आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब यहाँ से अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करें और ये आ गया आपका ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान, और इस पे आपको फिर क्लिक करना है। ये दो प्लान है, एक तो है अप्लाई फॉर रेगुलराइजेशन अंडर PM उदय स्कीम। ये जिनकी PM उदय स्कीम में प्रॉपर्टी ID बनी हुई है वो तो यहाँ क्लिक करेंगे, और जो नॉन PM उदय एरिया में आते हैं उनकी जिनकी ID नहीं बनी PM उदय स्कीम में, प्रॉपर्टी ID जो क्रिएट नहीं हुई है, तो वो यहाँ क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली ऑटो फील्ड आएगा। यहाँ जो लिखा है रेगुलराइजेशन और ये रेजिडेंशियल, क्योंकि ऑटोमेटिकली सारे जितने भी घर यहाँ पे हैं ऑटो मोड पे बाय डिफ़ॉल्ट रेजिडेंशियल ही अप्रूव किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रेजिडेंशियल आ गया, रेजिडेंशियल प्लॉटेड डेवलपमेंट। अब यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे तो ये प्रॉपर्टी की डिटेल आ जाएगी। अब जैसा कि इसमें डिटेल भरनी है प्रॉपर्टी की, कॉलोनी का नाम भरना है, और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे इस साइड में आपका जोन का नाम भी आ जाएगा। यहाँ पे फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और ये आपका वार्ड है। UPIC नंबर प्रॉपर्टी का ही होता है, तो UPIC नंबर अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अभी जैसे आपने 15 डिजिट का ये होता है, ठीक है, और अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। हाउस टैक्स कैटेगरी ABC कौन सा कैटेगरी है, ये आप गूगल पे जाके जब हाउस टैक्स कैटेगरी लिखेंगे तो वो पूरा आ जाता है कि हाउस टैक्स की कैटेगरी क्या है आपकी। तो मान लीजिए हम इसको G रख देते हैं। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, जो भी एड्रेस है प्रॉपर्टी का, ब्लॉक, ये प्लॉट नंबर, हाउस नंबर जो भी है आपका वो फिल करें, और यहाँ पे आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। ये प्लॉट का स्क्वायर मीटर में एरिया आएगा, स्क्वायर मीटर में आप निकाल लें जितना भी स्क्वायर मीटर है आपका। अगर यार्ड में है तो उसको इजीली आप उस यार्ड को गूगल पे जाके कन्वर्ट कर लें मीटर में,
ज़्यादातर जैसे लोगों के छोटे प्लॉट हैं, 50 गज के हैं, 100 गज के हैं, तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें। और ये आ गया टोटल बिल्डअप एरिया स्क्वायर मीटर में, ठीक है, कि कितने एरिया में आपने बिल्डअप किया है। अब टोटल बिल्डअप एरिया का क्या मतलब है? अब टोटल बिल्डअप एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? जितना भी आपका ग्राउंड आता है वो तो है ही, और इसको ब्रीफ में समझना है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि फार का जो रेशो है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, और अपनी बिल्डिंग का कैसे कैलकुलेट करना है, और कुछ एक्स्ट्रा आता है तो उसकी फ़ी कैसे कैलकुलेट होगी, वो मैंने डिटेल में उसमें समझाया है, ठीक है। अब यहाँ से एक जियोग्राफिक जो है ना सिलेक्ट करना है आपको। अब यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मैप पे आ जाएगा, आपको मैप पे ले आएगा। यहाँ पे ड्राइंग बनानी है, जैसे आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा कि ये एरिया कहाँ पे है। यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करें, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मैप से वहाँ का जियोग्राफिक जो है वो उठा लेगा। अब यहाँ से नेक्स्ट करके देखते हैं। अब यहाँ से जैसे ही आप एक फ़ोटोग्राफ मांगता है आपका, जो भी आपके पास फ़ोटोग्राफ है वो आप डाल सकते हैं, और उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ मांगता है, जो भी आपने कोई भी आईडी प्रूफ जो आइडेंटिटी के लिए प्रूफ लगा रहे हैं आप, वो आप यहाँ से चूज़ करके आप डाल सकते हैं, कर लें। अब ये कह रहा है कि प्रोफेशनल डिटेल में आपको भरना है, तो प्रोफेशनल डिटेल में यहाँ हम आर्किटेक्ट भर लेते हैं, और उसी आर्किटेक्ट का नाम यहाँ भरना है। इट मीन आपको पहले आपको आर्किटेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ जो भी आपने पहले सिलेक्ट किया होगा उसका नाम और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो वो आपको देंगे, जिनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। और ऐसे ही यहाँ पे इंजीनियर का नाम, और उसके बाद उनसे पूछ के उनका नंबर, और फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट करना होगा। एसओपी है वो ये रहा, ये अभी 25 अप्रैल 2026 को इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब आप देखो इसमें देखो परमिट फ़ी पेमेंट लिखी हुई है, जो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। अभी आप ये देखो, ये परमिट फ़ी ऑलरेडी इन्होंने एसओपी पे लिखा हुआ है, और ये ऑटो कैलकुलेटेड है। बिल्डिंग का जो एरिया है आपका बिल्डअप एरिया है, उसको ऑटो कैलकुलेट करेगा ये 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। स्क्वायर मीटर नहीं है, ये स्क्वायर फिट है। और अगर किसी का 50 गज का प्लॉट है तो आप मान के चलो कि इसमें 450 स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट जगह निकलेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करें। अब वो हर फ्लोर का अलग अलग है, जितने फ्लोर, वो पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप चैनल पे जाके मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि एफआर कैसे कैलकुलेट करना है। एफआर आप समझो कि अगर किसी का
FR रेशो के अंदर है तो ये लगेगा, और किसी का FR रेशो से बाहर है तो ये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो बाहर वाले जो बढ़ा हुआ एरिया है उस पर FR लगेगा, वो भी 3 गुना पेनल्टी के साथ। और ये तो आपको देना ही है, ये तो FR के अंदर वालों को भी देना है 10 रुपये स्क्वायर फीट तो। और ये है परमिट फ़ी, और ये परमिट फ़ी जो है ये सभी को देना है। और एक और फ़ी है, मैं अभी फ़ी वाले फ़ी के एक और फ़ी लेते हैं, उसके बारे में मैं अभी बात करूँगा वीडियो में आगे, जब मैं फ़ी वाला सेक्शन डिस्कस करूँगा आप लोगों से। ये रोल दिए हुए इन्होंने 4 JEE AE, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में थोड़ा बहुत इस वीडियो में बताया है आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब चलते हैं, एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको जिसके लिए मैंने बताया था। ये है UBBL 2016। ये जो प्लान है इसको आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये बिल्डिंग प्लान है, इसके बारे में मैंने वीडियो में आगे आपको डिटेल में बताया है, और ये मैंने कुछ अंडरलाइन कर रखा है। देखो आप, ये जितने डिपार्टमेंट दिख रहे हैं आपको, इसमें फायर हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, नेशनल माउंटेन अथॉरिटी हो गई, और दुनिया भर के जो ये जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट हो गया, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनसे हमें NOC लेनी पड़ती है। ठीक है, कहाँ लेनी पड़ती है? जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जैसे कोई फ्लड वाले में है तो उसको वहाँ से लेनी पड़ेगी, कोई अगर फॉरेस्ट में है तो उसको फॉरेस्ट के यहाँ से लेनी पड़ेगी। तो ये NOC भी इसमें चाहिए होती है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बाद में ये परेशानियाँ फिर खड़ी होती हैं, फिर वहाँ जब आप NOC लेने जाओगे, ये आप समझो जो 1511 कॉलोनीज़ हैं उसमें से कैसे निकालेंगे सरकारी ज़मीन, या जो किसी फ्लड की है या किसी फॉरेस्ट की है, वो यहाँ से NOC जब आप लेने जाओगे तो निकलेंगी, और फिर वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ रुकेंगी। अब आपकी समझ में आया? क्योंकि ये NOC PM उदय वाली स्कीम में नहीं ली जा रही थी, बाद में वो कोर्ट जाके वो कैंसिल कराते थे। तो ये चीज़ इनको समझ आई, और ये चीज़ें अब ये पहले ही करेंगे, उस एरिया को में ये रजिस्ट्री नहीं देंगे। मैं ये समझाना चाह रहा था आपको। अभी एक चीज़ और है कि इंजीनियर कैसे बुक करें। ठीक है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर कैसे बुक करें? तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर बुक करने के लिए मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप जब इस पर इनरोल होंगे तो इस पर भी प्रोसेस समझ जाएंगे, आपको कोई बहुत बड़ी उसमें वो है नहीं रॉकेट साइंस। और ज़्यादा अगर कंफ्यूज हैं आप तो आप हमें कमेंट कर दें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हर एक कमेंट को हम रिप्लाई करते हैं। अब एक चीज़ और देखो आप, ये है बिल्डिंग प्लान प्रोसेसिंग फ़ी 10 रुपये स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये यहाँ भी दे दिया। और देखो FR चार्जेस के पेनल्टी की भी बात कर रहा है। अगर आपको कोई समस्या है इस कानून को समझने में, या कोई डॉक्यूमेंट बनवाने में, या आपको लगता है कि आपके समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो सही हैं कि नहीं हैं, सफिशिएंट हैं इस कानून के हिसाब से, या आपको कोई तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि कानून तो सब पे लगना है, तो अगर कोई कमी पेशी है तो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, उस बारे में जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम सभी कमेंट्स और सभी व्हाट्सअप पे जो मैसेज आते हैं सबको रिप्लाई करते हैं, सबको अच्छे से समझाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको टिप दूंगा, GPA से या कोई अनऑथराइज जो पेपर हैं, अनरजिस्टर्ड GPA है, इस तरह के डॉक्यूमेंट हैं, तो उस पर क्या प्रो टिप अपनाएं, फार रूल से बचने के लिए क्या टिप अपनाएं, जैसे रोड वाइड करने हैं तो उसमें क्या प्रो टिप रहेंगे आप लोगों के लिए, मैं वो अब लास्ट में आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुने। अगर आपकी GPA रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, नोटराइज है, या कईयों ने तो नोटरी के रजिस्टर में भी एंट्री नहीं कर रखी, वैसी स्टैंप वाली है, कुछ लोगों ने वैसी विल बना के रख रखी है, पीछे की चैन नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। दिल्ली की प्रॉपर्टी जो अनऑथराइज जो बिकी हुई है, जो GPA पे चल रही है, उसमें बहुत सारी समस्या है।
आप ये मत समझो कि सरकार ने ये कह दिया कि जीपीए की प्रॉपर्टी अब तो रजिस्टर्ड करें। ये देखो ना कि कितने सारे कानून उस पर लगा रखे हैं, तब जाके वो वैलिड होगी। तो उसमें क्या करें, टिप क्या है उसके लिए? तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं कि जिनके पास जीपीए है, रजिस्टर्ड नहीं है, कोशिश करें रजिस्टर्ड कराएं। जीपीए रजिस्टर्ड नहीं हो रही, विल रजिस्टर्ड करा लें। कुछ तरीके होते हैं, उसको किसी तरह उसको रजिस्टर्ड कराएं। अगर ओनर नहीं मिल रहा, हो सकता है ना कि ओनर ही नहीं मिल रहा, पुरानी थी, तो अपने वकील साहब के साथ बैठें और डिस्कस करें, कोई ना कोई सोल्यूशन वो आपको बताएंगे लीगल तरीके से। लीगल तरीके से भी आप अपनी फाइल को स्ट्रांग बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उल्टे सीधे तरीकों में फंसे, एजेंटों के चक्कर में फंस के कि ये बनवा लो, 4 नकली पेपर बनवा लोगे और अपनी फाइल खराब कर लो। बातें हैं फर्जी दस्तावेज। कुछ लोग क्या करेंगे कि कुछ छोटे मोटे नकली डॉक्यूमेंट बनवा के पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, सोचेंगे कि अप्रूव हो जाएगा। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करना। जैसे आप कुछ पेपर कंप्लीट ना करके जीपीए की प्रॉपर्टी खरीद के, विल की प्रॉपर्टी खरीद के अब पछता रहे हैं, तो अब आप और बड़े ट्रैप में फंसेंगे। इसीलिए ऐसा ना करें। किसी समझदार व्यक्ति से आप कांटेक्ट करें, आप अपनी समस्या बताएं, ठीक है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट बहुत सारे होते हैं, वो आपको बताएंगे कि इस डॉक्यूमेंट की जगह आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर लो, ऐसे बनेगा। वो तरीके आपको लीगल तरीके से बताएंगे। तो फर्जी दस्तावेजों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। कुछ लोग होंगे जो फार रूल से परेशान होंगे, जिनकी बुक होगी प्रॉपर्टी जो ज्यादा बन रखी है, 50-60% लोगों ने तो ज्यादा बनाई रखी है, सभी ने बनाई रखी है। तीसरी चौथी मंजिल आजकल तो आम है, तो वो बनी हुई है। वो सब जो बढ़ा हुआ एरिया है वो फार में कंसीडर होंगी और उस पर हैवी पेनल्टी लगेंगी। तो उससे घबराए नहीं, किसी समझदार व्यक्ति के साथ बैठें, कैसे इसको कम किया जा सकता है। खत्म ना हो तो कम से कम तो हो जाए, आपके पॉकेट पे भारी ना पड़े। तो मैंने आपको विस्तार से कोशिश की बताने की कि कैसे आप इस रूल से निपटें और कैसे अपनी प्रॉपर्टी को लीगल कराएं। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड की हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर जरूर करें, क्योंकि हर एक वीडियो हर एक आदमी तक यूट्यूब पे शेयर नहीं हो पाती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।